वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन रिसर्च मेथोडोलॉजी में आता है जो वो डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं और उनकी ओरिएंटेशन है उनमें डिफरेंसेस का है। आज हम डिफरेंस करते हैं सिगमंड फ्रॉइड एंड बी.एफ. स्किनर का। बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिटिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं और बी.एफ. स्किनर बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट से, यानी वो बिहेवियर को इम्पोर्टेंस देते हैं। जब हम क्वेश्चन को करने लगेंगे तो इसकी जो मेन एक तरह से हम उनकी मेथोडोलॉजी की एक है डेफिनेशन है वो करेंगे। सिगमंड फ्रॉइड वाज बोर्न इन चेकोस्लोवाकिया, उनका नेम वगैरह लिखेंगे। उसके बाद जो बी.एफ. स्किनर है उनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह 1904 जिस तरह से लिखी हुई है इसी तरह से लिखेंगे। उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के बाद, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद हम आएंगे मेन पॉइंट्स के ऊपर जो डिफरेंसेस इन मेथड्स एंड व्यूज़ हैं। जो नंबर 1 डिफरेंस है वो है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू का। सिगमंड फ्रॉइड गेव इम्पोर्टेंस टू अनकॉन्शियस, जिस तरह हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी डायनामिक्स को इम्पोर्टेंस दी सिगमंड फ्रॉइड ने। जबकि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उसको इंपॉर्टेंस देते थे स्किनर। यानी स्किनर ने काम किया है कि साइकोलॉजी शुड स्टडी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि अनकॉन्शियस को स्टडी करना चाहिए। तो ये बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस है। सेकंड पॉइंट जो हमें नजर आता है वो है जो उनकी मेथोडोलॉजी टू रिसर्च है। सिगमंड फ्रॉइड क्योंकि केस स्टडीज यूज करते थे कि कोई पेशेंट आया उसको डिटेल से स्टडी करते थे, लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। तो दरअसल थ्योरी फॉर्मेशन है उनकी अप्रोच, या एक तरह से क्वालिटेटिव मेथड है, इंडक्टिव रीजनिंग अप्रोच है। बी.एफ. स्किनर बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन से आगे बढ़ते थे, जैसे कि स्किनर बॉक्स का जो पिजन्स और रैट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स हैं तो एक्सपेरिमेंट से वो चलते थे। इसका मतलब है कि वो डिडक्टिव अप्रोच है। तो सिगमंड फ्रॉइड इंडक्टिव अप्रोच एंड डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, बी.एफ. स्किनर ने ऑब्जर्वेशंस इस्तेमाल की और डिडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल की कि पहले हाइपोथेसिस बनाए और उसके बाद उसको चेक किया। तो सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी फॉर्मेशन और बी.एफ. स्किनर थ्योरी को एक तरह से चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका काम हमें नजर आता है कि डिफरेंस इन अप्रोच है। व्यू अबाउट थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड वॉज थ्योरेटिकल, उनका सारा काम थेरीज पर बेस्ड है। जैसे इंडक्टिव रीजनिंग अप्रोच है तो थेरीज पर बेस्ड है, लेकिन बी.एफ. स्किनर वॉज नॉट ऑन थ्योरेटिकल, बल्कि उनकी थेरीज जो उनका जो सारा काम है वो एक्सपेरिमेंटेशंस पे बेस्ड है और रिसर्च फाइंडिंग्स पे बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है। तो उनमें थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन कम नजर आती है कि सिर्फ थेरी के ऊपर काम करें, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट पे नजर आती है। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे को एक तरह से फर्दर इनहेंस करेगा। फोर्थ पॉइंट है एक्सपेरिमेंटेशन का। सिगमंड फ्रॉइड ने कोई एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट नहीं किए, लेकिन बी.एफ. स्किनर एम्फसाइज्ड द एक्सपेरिमेंटल मेथड, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को प्रैक्टिकली कंडक्ट किया। जैसे कि स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट, एक पूरी सीरीज है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की। जो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास वो है वैलिडिटी ऑफ आइडियाज। क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड का काम इंडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड है, केस स्टडीज पर बेस्ड है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, क्वालिटेटिव अप्रोच है और लाइफ लॉन्ग उनकी एक तरह से पर्सनल ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है ना, अपनी रीजनिंग्स पर बेस्ड है और पर्सनल ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। तो उनकी जो वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती इन साइंटिफिक रिगर। साइंटिफिकली हम कह सकते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड का काम उतना साइंटिफिक नहीं है जैसे कि बी.एफ. स्किनर का काम जो है वो हाईली रेप्लिकेबल है, एक्सपेरिमेंटेबल है, उसके अंदर काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स फाइंड आउट की गई, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए जो रिपीटेबल थे। तो वैलिडिटी ऑफ आइडियाज बी.एफ. स्किनर का उस पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिफिकली हाई हो जाता है, स्पेशली जब हम रिसर्च मेथड्स की बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ डेटा के ऊपर अगर हम बात करें तो सिगमंड फ्रॉइड ने सिस्टमैटिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन मुतारफ कराया। जैसे केस स्टडीज अभी भी हम यूज करते हैं कि हम पहले बायोडेटा लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री है, साइकाइट्रिक हिस्ट्री है और उनकी जो पास्ट पर्सनल हिस्ट्री, इस तरह हम अब जो डिफरेंट फॉर्मेट्स आ गए हैं उसमें कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स भी आ गए हैं। तो फर्स्ट टाइम सिगमंड फ्रॉइड ने ये तरीका मुतारफ कराया था कि कोई फिनोमेना हमने इन्वेस्टिगेट करना है तो उसको बहुत ही डिटेल से हम उसको चेक करें और उसको ऑब्जर्व करें और उसके तमाम एस्पेक्ट्स को हम कंसिडर करें। जबकि
जो बी एफ स्किनर का काम है वो हाईली उतना सिस्टमेटिक नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे फाइंड फोकस करता है। तो उसमें हमने एक काज को लिया, एक्स लिया एंड वाई लिया, और रेस्ट ऑफ द वेरिएबल को कंट्रोल प्रोवाइड करने की कोशिश की। स्टिल कुछ अनकंट्रोलेबल वेरिएबल रह गए और काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट हुई। बहुत सारे एक्स्ट्रा वेरिएबल, बहुत से एक्स्ट्रा फिनोमेना को उतना डिटेल से इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सका। तो सिगमंड फ्राइड की मेथोडोलॉजी डीप थी ज्यादा, और बी एफ स्किनर की कंपैरेटिवली सुपरफिशियल कंसिडर होगी। उसके बाद नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट 8 पॉइंट है हमारा। सिगमंड फ्राइड के जो कॉन्सेप्ट थे ये बहुत ही एक तरह से डीप रूटेड हैं इन ह्यूमन पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा काम है। तो अनकॉन्शियस, उसके अलावा ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, उसके साथ साथ इड ईगो, सुपर ईगो, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज हुए हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट हैं, इनविजिबल हैं। लेकिन बी एफ स्किनर चूंकि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट से, तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो कि नजर आ रहा है उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि हाउ पीपल आर बिहेविंग, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनको चेक किया जा सकता है, उनको कैसे मेजर और क्वांटिफाई किया जा सकता है। ये बी एफ स्किनर की अप्रोच थी। तो दोनों में एक ओरिएंटेशन का डिफरेंस है कि जब हम सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को चेक कर रहे हैं तो स्टिल वो बहुत ही सुपरफिशियल है, और बहुत से हिडन डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी जो अननोन है, जो सामने नजर नहीं आ रहे, वो चेक नहीं हो सकते। लेकिन सिगमंड फ्राइड का काम में हमें ये नजर आता है कि वो बहुत ही डेप्थ है, लेकिन डेप्थ होने की वजह से वो फिर क्वांटिफाइबल नहीं रहता, उसको आप रिकॉर्ड और इन्वेस्टिगेट उस तरह से नहीं कर पाते हैं। 9 पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ सैंपल। नेचर ऑफ सैंपल जो हमें इसका नजर आता है सिगमंड फ्राइड के काम में। सिगमंड फ्राइड के काम में जो सैंपल साइज है बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि क्वालिटेटिव अप्रोच है। तो सिगमंड फ्राइड की जो क्लाइंट्स थे वो यूजुअली फीमेल हुआ करती थी, और 20, 22, 25, 30 साल भी एक जो था पेशेंट है उसको इन्वेस्टिगेट किया गया है। सैंपल साइज इज वेरी स्मॉल एज इन क्वालिटेटिव रिसर्चेस, जैसे क्वालिटेटिव रिसर्चेस में हमेशा सैंपल साइज बहुत कम हुआ करता है। लेकिन बी एफ स्किनर के काम में उसने अगर ट्रेंड पिजन्स और रैट्स और कैट्स को भी यूज किया है तो भी ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैं और रेप्लिकेबल हैं, और जो सैंपल साइज है वो कंपैरेटिवली लार्ज है। उसके अलावा एनिमल्स को इनकाउंटर किया गया है, जबकि सिगमंड फ्राइड का काम चूंकि एबनॉर्मल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए उसमें सिर्फ जो सैंपल है वो ह्यूमन बींग्स लिए गए हैं। बी एफ स्किनर में एनिमल्स भी लिए गए हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ स्टडीज। सिगमंड फ्राइड डिड नॉट कीप वर्बेटम रिकॉर्ड ऑफ हिज थेरेपी सेशंस, जिनसे थेरेपी कंडक्ट की है, हिप्नोसिस वगैरह अप्लाई किए, तो उसकी उतना से रिकॉर्डिंग्स हमें अब नहीं मिलती हैं, बल्कि डिस्क्रिप्टिव डाटा ही हमें मिलता है, या उसकी ऑब्जर्वेशन जो लेटर ऑन रिकॉर्ड की गई वो मिलती हैं। लेकिन बी एफ स्किनर का काम हमने देखा लेबोरेटरी टेक्निक्स पर मबनी है, जहाँ पर लैब के अंदर रख के पिजन्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है। उसमें मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, गिल्वानिक स्किन रिस्पॉन्स मैयर हो रहा है, गैस्ट्रिक जूसेस मैयर हो रहे हैं स्टमक के, इसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड्स को मैयर किया जा रहा है। तो इस तरह साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशंस थी वो करने के लिए साइंटिफिक टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं। तो रिकॉर्डिंग प्रोसीजर वाज वेरी मच डिफरेंट। नेक्स्ट 11 पॉइंट आता है सेरेंडिपिटी। लिटरल मीनिंग ऑफ सेरेंडिपिटी इज एक्सीडेंटल रिकवरी। फ्राइड के काम में हमें एक्सीडेंटल डिस्कवरीज नहीं नजर आती हैं, बल्कि उसके अंदर बहुत गौर खोज और ऑब्जर्वेशन, एक तरह से एनालिटिकल रीजनिंग, इंट्यूजन, फिलॉसफी नजर आती है कि दरअसल पहले एक सेल्फ रिफ्लेक्टरी नजर आती हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस की, अपने अंदर उन्होंने झांका, और पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, और उसके बाद दूसरी जो इन्वेस्टिगेशंस थी पेशेंट के ऊपर, वहां से उसको क्रॉस चेक किया, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस प्लस एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशंस। लेकिन बी एफ स्किनर के काम में हमें नजर आता है कि एक्सीडेंटल डिस्कवरीज बहुत मेजर रोल थी प्ले करती हैं, कि एक्सीडेंटली पैर आ गया कैट का उसके ऊपर, लिवर के ऊपर, और वो बाहर चली गई, उसने डिस्कवर कर लिया हाउ टू गेट रीइंफोर्समेंट को बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल रिकवरी के साथ रिलेट किया जा सकता है। ह्यूमनिस्टिक स्टडीज़, सिगमंड फ्राइड का काम क्योंकि ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी इसमें से ब्रांचेस निकलती हैं, तो इस तरह से जो ह्यूमनिस्टिक स्टडी है वो सिगमंड फ्राइड के काम में हमें ज़्यादा नज़र आती है। बी एफ स्किनर के काम में हमें कुछ प्रिंसिपल्स में नज़र आती है, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव रेनफोर्समेंट, एक्विजिशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, ये सारे हमें नज़र आते हैं। तो स्टिल यानी ओरिएंटेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत फ़र्क हैं। लास्ट थिंग इज हिप्नोसिस।
हिप्नोसिस सिगमंड फ्राइड का तरीका इलाज था, ट्रीटमेंट मेथड था कि सिगमंड फ्राइड का ये मानना था कि अगर हम अनकॉन्शियस को वेंटिलेट होने का मौका देते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रॉब्लम्स जो हमें परेशान रखते हैं और हमारी एक तरह से रिप्रेस हो चुके हैं, हमारी अनकॉन्शियस मेमोरी में चले गए हैं, वो उनकी सफाई हो जाती है और जब उनकी सफाई होगी तो हम बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन बी एफ स्किनर ने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को करेक्टिफाई करने पर एम्फसाइज किया, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, अवॉइडेंस लर्निंग, ये चीज़ें मुतारिफ कराई हैं। तो इस तरह से इनकी मेथडोलॉजी फ़र्क हमें नज़र आती है जो ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी है। नेक्स्ट है प्रिसाइज स्टेटमेंट्स। सिगमंड फ्राइड ने प्रिसाइज स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं, जैसे जैसे ऑब्जर्वेशंस चेंज होती थी क्वालिटेटिवली उस तरह से स्टेटमेंट्स बनती थी। लेकिन बी एफ स्किनर ने जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो मुतारिफ कराई हैं, जो 8 है, नंबर ऑफ 8 प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे पास। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का प्रिंसिपल है और इसके अलावा रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल है, एक्विजिशन है, एक्सटिंक्शन के प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स दी हैं। एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है साइंटिफिक वैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। सिगमंड फ्राइड की जो रिसर्च है ये एक तरह से लॉजिकल एम्पिरिसिज्म तो रखती है अपने अंदर, लेकिन एक तरह से फॉल्सिफाइबिलिटी ऑफ थ्योरी नहीं है कि आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशंस को फॉल्स करार दे सकें। लेकिन बी एफ स्किनर की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ये एम्पिरिसिज्म के जो क्राइटेरियाज हैं उन पर पूरा उतरती हैं। सैंपल अगेन किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, पहले भी हमने सैंपल पढ़ा है, लेकिन द पॉपुलेशन एंड ह्यूमन बीइंग्स फ्राइड ने स्टडी किए वाइल डेवलपिंग अ थ्योरी, लेकिन और उसके बाद फेयरली रिस्ट्रिक्टेड दी सैंपल। लेकिन बी एफ स्किनर ने फेयरली रिस्ट्रिक्ट नहीं किया सैंपल को। रिस्ट्रिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बात बताएंगे। सिमिलैरिटीज भी कुछ नज़र आती हैं। दोनों जो मेथड्स हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं कोई ना कोई, कि इंस्ट्रूमेंट्स के रिसर्च करने के लिए कोई ना कोई तरीका कार ज़रूर वजह होना चाहिए। मसलन डायरी कीपिंग, जर्नलिंग और बिहेवियर को रिकॉर्ड करना, ये इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल होंगे। दोनों ने इक्विपमेंट्स को, और बी एफ स्किनर ने तो प्रॉपरली लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए हैं, जबकि फ्राइड ने डायरी कीपिंग और जर्नलिंग को अहमियत दी है, यानी रिकॉर्ड कीप करना। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बी एफ स्किनर ने लिटिल इंपॉर्टेंस दी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, लेकिन ये ज़रूर माना कि देयर इज़ एन इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। बी एफ स्किनर ने कहा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मेजर रोल प्ले करते हैं। डिफरेंस भी है, सिगमंड फ्राइड वाज डिटर्मिनिस्टिक, सिगमंड फ्राइड जीन्स को इंपॉर्टेंस देते थे और डिटर्मिनिस्टिक पैटर्न्स को अहमियत देते थे कि हमारी पर्सनैलिटी प्री बॉन्ड है, हम उससे बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो सकते। लेकिन बी एफ स्किनर जो थे वो प्लास्टिसिटी ऑफ माइंड पे बिलीव करते थे कि किसी भी बच्चे को हम जैसा जी चाहे वैसा बना सकते हैं। लेकिन स्टिल सिगमंड फ्राइड ने कहा कि अगर हालात साजगार नहीं है तो जीन्स अपना मेजर रोल प्ले नहीं कर पाएंगी। इस तरह ये सिमिलैरिटी भी है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में। कंक्लूजन लिखेंगे दोनों का कि दरअसल जो दोनों रिसर्चर्स हैं इन्होंने अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट किया और एक तरह से और इसको आगे बढ़ाया। ये एक मुकम्मल असाइनमेंट है दोनों के डिफरेंसेस की, सिगमंड फ्राइड और बी एफ स्किनर की। अक्सर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आती है, बड़े अच्छे नोट्स लिखे हुए हैं, आप इसमें से कॉपी भी कर सकते हैं और अलग से ये मेरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम थोड़े से शॉर्ट नोट्स भी कर लेते हैं, साथ ही इसके आ रहे हैं। एम्पिरिसिज्म का मतलब क्या होता है? साइंस इज कंसर्न्ड विद स्टडिंग ओनली those things that can be observed or inferred from such observation. It means the study of empirical phenomena. Empirical phenomena क्या है? जो observable हो, scientific हो। then है हमारे पास empiricism की importance और replicability। किसी कोई भी चीज़ जो scientific है उसको एम्पिरिसिज्म के क्राइटेरिया फुलफिल करना होंगे, रेप्लिकेबल हो कि अगर दोबारा हम उस तरह से ही उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें, उन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो करें तो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आए हमारे पास। तो ये जो रेप्लिकेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग है ये हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है कि हमारे पास जो है रिसर्च है वो साइंटिफिक ग्राउंड्स पर खड़ी है। इसके आगे कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, ये आप देख लीजिएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ रेप्लिकेबिलिटी, जैसे फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एग्रेशन, लीड्स टू ड्रग एडिक्शन, ये इस तरह से आता है। और जो भी हमने रिसर्च कंडक्ट की है ये हम दोबारा भी इसको ऐसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल। कंट्रोल किसी रिसर्च के लिए बड़ा ज़रूरी है, ताकि अगर हमने एक्स और वाई वेरिएबल का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, वी हैव टू कंट्रोल ऑल द इररेलेवेंट वेरिएबल्स जिनको हम स्टडी नहीं करना चाह रहे, जैसे कि एज सिमिलर हो, जेंडर सिमिलर हो, एथनिक बैकग्राउंड सिमिलर हो। इस तरह हम कोशिश करते हैं कि दो ग्रुप्स लिए तो दोनों इक्वल हो इन सो मैनी टर्म्स, जितना भी हम रख सकते हो। तो ये छोटी छोटी रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज थी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।